मैग्नीट्यूड ऑफ बुओयंट फोर्स। क्या था बुओयंट फोर्स? बेसिक डेफिनेशन से हम लोग देख चुके हैं कि whenever a solid is partially immersed into a fluid medium, the fluid will exert normal forces at every point on the surface of the immersed solid. Resultant of all these forces is called buoyant force. Just for sake of example, supposing here is a container of fluid. Just a minute, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। वेट। सपोजिंग हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द कंटेनर ऑफ ए फ्लूइड। अब इसके अंदर में कोई एक सॉलिड को पार्शियली इमर्स्ड करता हूं। लेट मी कंसीडर ए सॉलिड लाइक दिस। ये सपोज एक सिलेंडर है, मैं जानना चाहता हूं इसको डुबाया, ऐसे कुछ डुबाया, तो बताओ व्हाट इज द बुओयंट फोर्स। नाउ द फ्लूइड विल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन इट एट एवरी पॉइंट। द फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, इधर भी और इधर भी और इधर भी। सपोज ये जो फ्लूइड है, ये जो सॉलिड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और कितना डूबा है? डूबा है ये एल। ठीक है। But the net force exerted by the fluid on this solid, obviously ये सब फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, रहेगा ये फोर्स। ये फोर्स कितना होगा? What is this force? I will say here the buoyant force is nothing but this force, and this force is nothing but the pressure here multiplied to the area here. अगर मैं एरिया को A मान लिया हूँ इसका, तो प्रेशर कितना होगा? ये L नीचे है, मान लो कि फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो प्रेशर हो गया रो जी एल इंटू दिस एरिया। कितना सिंपल है। तो बुओयंट फोर्स इज रो जी एल इंटू ए। बट व्हाट इज एल इंटू ए? व्हाट इज दिस एल इंटू ए? ये एल इंटू ए इज गिविंग यू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। सो यू से इट इज रो जी भी। याद रहे भी क्या है? भी इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। इसमें भी क्या हो गया? भी इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड, जो सॉलिड डूबा है, जितना वॉल्यूम डूबा है उसका वॉल्यूम। अच्छा, भी को और क्या कह सकते हैं? जितना जगह पे सॉलिड आ गया उतनी जगह का वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया है, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो हम कहेंगे V इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात एक ही है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अच्छा, अगर V हो गया वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी डिस्प्लेस्ड लिक्विड, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो व्हाट इज रो इंटू V? रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। तो रो इंटू V गिव्स यू मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड को हम डिस्प्लेस किए हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह बना लेता हूं, ये ठीक है। जस्ट ए मिनट। Yes, volume of displaced liquid and rho is density of the liquid, और rho भी हो गया mass of liquid displaced। ठीक है, ये हाल में हम लोग आके पहुंचे। देखो ये इंटरेस्टिंग कितना फॉर्मूला कैसा आ रहा है। ये रो जी भी, इसमें रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नॉट द सॉलिड। रो जी भी में रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नॉट द सॉलिड। V is volume of liquid displaced. So rho
into v gives you the mass of the liquid displaced. मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया रो इंटू v, उसके साथ g मल्टीप्लाई करो तो बन गया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बुआन फोर्स को हम लोग ढेर सारे तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को। तो जितना हम डिस्कशन किए उसके हिसाब से अगर लिखेंगे, हम कहेंगे बुआन फोर्स का ये सारा फॉर्मूला हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। बी हो गया पहला चीज, रिजल्टेंट ऑफ all forces exerted by liquid on immersed solid, it is same as rho g v। rho हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड और v हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। रो भी हो गया मास, सो इट इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला इसका क्या निकल के आया, रो भी इंटू जी हो गया, इट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऐसा भी तो समझ सकते हैं, इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। अच्छा, तो जब किसी सॉलिड को हम किसी एक लिक्विड में डुबोएंगे, कितना फोर्स, बुआन फोर्स इसके ऊपर आएगा, डिपेंड करता है कितना वेट का लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर दिया। इसी को देख के आर्किमिडीज जो है यूरेका चिल्ला के बाहर आया, जितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा उतना हो जाएगा बुआन फोर्स। फर्दरमोर हम लोग ये देखें कि अगर कोई सॉलिड ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसे झूल रहा है, इसका अपना कोई वेट है, और अगर हम इसको किसी एक लिक्विड कंटेनर में इसे रख देते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स देने लगता है। इसका मतलब अपरेंट वेट कम हो जाता है। जितना वेट था कुछ फोर्स पाने के कारण यहाँ पर टेंशन थ्रेड में कम हो जाएगा। जब लिक्विड नहीं था, टेंशन था इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग सॉलिड। अब इसको लिक्विड में डुबो दिए तो अब ये टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि कोई अपवर्ड फोर्स मिलने लगा है। सो देयर इज सम लॉस ऑफ अपरेंट वेट। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। ये सारा फॉर्मूला को हम यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझना जरूरी है इसको। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये कंटेनर ऐसा रखा हुआ है, और चलो मानते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा नेक बनाता हूँ ऐसे। मतलब हुआ यूं है कि यहाँ पर कुछ, जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक थ्रोट ऐसे बना है, इधर से कोई लिक्विड निकल सकता है, और यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है। कैसे लिक्विड रखा हुआ है? यू विल सी द लिक्विड इज अप टू दिस लेवल, ठीक है, लिक्विड इसमें रखा हुआ है। ओके, अब समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करना। ये हो गया लिक्विड। अब चलो मानते हैं कि यहाँ पर हम कोई एक स्प्रिंग बैलेंस से कोई एक ब्लॉक को झुला के रखा हूं, ये ब्लॉक है, और इसको भी मैं किसी एक स्प्रिंग बैलेंस पे सपोर्ट देके रखा हूं ताकि यहाँ पर रीडिंग्स निकलेंगे। और यहाँ पर चलो मानते हैं कि एक दूसरा कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर है, इसको भी मैं किसी एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बैठाया हूं। हाल क्या है, इसमें रीडिंग है W1, इसमें रीडिंग है W2, इसमें रीडिंग है W3। ओके, ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखो क्या हो रहा है। अगर ये सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, लेट मी टेक दिस एंटायर अरेंजमेंट अगेन एंड डू इट हियर। यस, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो सॉलिड यहाँ पे झूल रहा था,
इसको मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे लाके इसके अंदर ऐसे डुबो देता हूँ। डुबो दिए तो क्या हो गया, अब सबका रीडिंग फिर से बदल गया। मान लो कि ये W1, W2, W3 था, ये बन गया W4, ये बन गया W5। अब जैसे सॉलिड को डुबाऊंगा तो यहां से कुछ लिक्विड निकल के बाहर आ जाएंगे। जो लिक्विड होंगे वो यहां से निकल के आ जाएंगे, क्योंकि यहां तक थे तो कुछ लिक्विड यहां पे आ चुका है, ऐसा सोचो। तो लिक्विड हैज कम टू दिस लेवल। तो पहले इसका रीडिंग सिर्फ W3 था, अब ये बदल के कुछ दूसरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, से कॉल इट W6। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए और यहां से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या है, मैंने यहां पर एक सॉलिड को डुबाया तो कुछ लिक्विड बाहर आ गया, क्योंकि सॉलिड पूरा ये नेक तक था, निकल के इसमें आ गया। कोई पूछेगा कि ये डिस्कशन में बताओ व्हाट इज द बुआंट फोर्स ऑन द सॉलिड, आप क्या कहोगे, व्हाट इज द बुआंट फोर्स ऑन द सॉलिड? आप जानते हो बुआंट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग और इट इज द लॉस ऑफ वेट, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो इसका रीडिंग W1 था, अब W4 हो गया है, क्योंकि नीचे से कुछ अपथ्रस्ट पाया होगा। सो जो वेट है वो कम हो गया। कितना कम हो गया, पहले था W1, अब हो गया W4। दिस लॉस ऑफ वेट इज बुआंट फोर्स। समझ में? और भी तरीके से सोच सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको इसमें डुबाया तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लिक्विड इसमें आ गया और यहां पर रीडिंग W3 था, बढ़ के W6 हो गया। मतलब जो एक्स्ट्रा लिक्विड यहां पे आया है उसका वेट कितना है, W6 माइनस W3। बुआंट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप कहोगे दिस इज सेम एज W6 माइनस W3। It is equal to the loss of weight as well as the weight of the liquid displaced. क्या बात समझ में आया? Is it understood? Yes. हाँ, yes. ठीक है, ये बात है। अब ये W5 जो है, W2 W5 में अगर रिलेशन देखेंगे, बताओ W2 ज्यादा होगा कि W5 ज्यादा होगा? W2 में कुछ लिक्विड था, इस लिक्विड का वेट इसमें आ रहा था, अब कुछ लिक्विड निकल गया, वेट घटना चाहिए? नहीं। जब ये सॉलिड को हम इसके अंदर डुबाए तो लिक्विड ने सॉलिड के ऊपर फोर्स दिया, एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सॉलिड भी लिक्विड के ऊपर फोर्स दिया होगा, सॉलिड भी लिक्विड के ऊपर फोर्स दिया होगा, है कि नहीं? तो जितना फोर्स इसके ऊपर दिया उतना फोर्स इसके ऊपर दिया, है ना? तो आप कहोगे यहाँ पर कि जो W5 है, ये W2 है, ये खाली पानी का वेट था, जितना निकल कितना फोर्स दिया सॉलिड इसके ऊपर, जितना ये पानी का वेट था। मतलब यहाँ पर तो इंटरेस्टिंगली आपको मिलने वाला है कि W2 इज इक्वल टू W5। दिस रीडिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। देखो तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आया? W2 इज इक्वल टू W5 वाला, कुछ लिक्विड निकल जाने के कारण इसका वेट कम होना चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। कितना फोर्स दे रहा है? जितना पा रहा है। कितना पा रहा है? जितना लिक्विड निकल गया था उसका वेट का, तो उतना फोर्स दे रहा है। तो फिर ये रीडिंग W2 और W5 दोनों बराबर रहेंगे। थोड़ा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कर लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुआंट फोर्स। अच्छा, अगर मैं ये जो प्रोविजन है बाहर निकालने की लिक्विड, इसको बंद कर देता हूं, अब मैं इसको डुबाऊंगा तो लिक्विड लेवल ऊपर चढ़ेगा, तो क्या रीडिंग W5 रहेगा? नहीं। लेट मी चेंज। सपोज आई से हियर इज ए ब्लॉक हैंगिंग, रीडिंग है W1। Here is a container of liquid having some liquid here, say reading is W2। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस अरेंजमेंट को अब रिपीट करने वाला हूं। ये अरेंजमेंट को भी मैं रिपीट करने वाला हूं
में क्या क्या, अब इसमें में क्या क्या, यहाँ पर W1 था, यहाँ पर W2 था। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को लाके इसके अंदर डुबाया तो ये जो लिक्विड था यहाँ पर, ये लिक्विड इसके ऊपर अपथ्रस्ट दिया तो रीडिंग इसका और W1 नहीं रहा, इसका रीडिंग कुछ W3 बन गया। अब इसका रीडिंग W4 बन गया। अभी अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन W1, W2, W3 एंड W4, तो आप क्या कहोगे? अब इसका वेट कम हो गया है, कितना हो गया है? पहले था W1, अब है W3। इट इज W1 माइनस W3। क्यों? क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर फोर्स दिया है ना। अब जितना फोर्स दिया ये भी तो उतना ही फोर्स दिया, इधर कोई लिक्विड बाहर नहीं गया। पहला केस में लिक्विड निकल गया था, कोई बाहर नहीं गया। जितना फोर्स दिया उतना फोर्स ये भी पाया। इसका मतलब ये रीडिंग अभी ज्यादा होगा, ये रीडिंग ज्यादा होगा। तो आप कहोगे कितना ज्यादा हो गया? जितना ये दिया फोर्स। सो यू से इट इज W4 माइनस W2। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, आई हैव सीन सेवरल टाइम्स दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट एंट्रांसेस, आल्सो इन मेडिकल एंट्रांस। कोई बीकर को किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा गया, उसमें पानी है, विदाउट टचिंग द बीकर। अब आप अगर अपना उंगली को पानी में डुबाते हो तो रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा? विदाउट टचिंग। तो जैसे उंगली को दबाए तो उसके ऊपर फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ द लिक्विड। जितना फोर्स आएगा उतना फोर्स पाएगा तो रीडिंग बढ़ेगा। तो ये डुबा अंदर तो ये रीडिंग बढ़ गया, W4 हो गया। कितना बढ़ गया? जितना ये इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स दिया। फोर्सेस आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इससे क्या पता चला? पता ये चला कि W1 माइनस W3 इक्वल टू W4 प्लस W2। थोड़ा सा अगर सजा के लिखोगे तो यहां से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ रहा है कि W2 को इधर ले आओ, W3 को इधर ले आओ। आप कहोगे W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3 प्लस W4। मतलब टोटल वेट दिस साइड का बराबर ही तो रहेगा, क्योंकि मास ही सेम, चाहे कोई किसके अंदर है बाहर है। द वेट ऑफ दिस साइड एंड वेट ऑफ दिस साइड आर सेम। दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? यस यस। ये चीज को पकड़ना है। सर W4 माइनस W2 कैसा होगा, थोड़ा बता दीजिए। W4 माइनस W2 कैसे होगा? देखो भाई, इसका वेट W2 था, जैसे इसको डुबाया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स आया। कितना फोर्स आया? चलो उसको कहते हैं B। ये लिक्विड इसके ऊपर B फोर्स दिया ऊपर की तरफ। B क्या है? ये तो समझ में आ गया है। B फोर्स दिया। तो जैसे B फोर्स दिया, आप कहोगे कि ये जो सॉलिड है वो लिक्विड के ऊपर भी B फोर्स दिया। मतलब लिक्विड का वेट क्या हो जाएगा? पहले से था W2, अब बन गया W2 प्लस B, है कि नहीं? मतलब W4 क्या है? W4 इज नथिंग बट W2 प्लस B। और आपका W3 क्या है? W3 इज नथिंग बट इट इज W1 माइनस B। क्या बात समझ में आ रहा है? देखो, तो यहां से B का वैल्यू, हाँ यहां से B का वैल्यू निकालो ना। B कितना आ गया? W माइनस W3। यहां पर B का वैल्यू निकालो, W2 माइनस W4। यहां पर B का वैल्यू हो गया W4 माइनस W2। यहां पर B का वैल्यू हो गया W3 माइनस W1 माइनस W3। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। क्या बात समझ में आ रहा है? बस ये समझना है कि खाली लिक्विड फोर्स नहीं दे रहा है, सॉलिड भी लिक्विड के ऊपर फोर्स दे रहा है ना। तो लिक्विड, द सॉलिड इज फीलिंग वेटलेसनेस एंड साइमल्टेनियसली वेट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में काफी न्यूमेरिकल से करने के लिए, और हम लोग उससे पहले थोड़ा सा फ्लोटेशन के बारे में देखेंगे। मतलब कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, थोड़ी इसकी रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक लिक्विड है और इसमें कोई एक सॉलिड फ्लोट कर रहा है। ऐसे ये जो सॉलिड का कुछ वॉल्यूम अंदर है, आप
ये जो वॉल्यूम अंदर है, इस वॉल्यूम को आपको हो V इनसाइड से VO हो गया, और V हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VI हो गया वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। अब ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है तो क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम। आप कहोगे कि जो बुआंट फोर्स है इसके ऊपर की तरफ है, दैट मस्ट बी काउंटर बैलेंसिंग द एंटायर वेट ऑफ द सॉलिड। आप कहोगे B इज इक्वल टू W। ये हो गया बेसिक इक्वेशन। कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो B इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। लेकिन B क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड में रो L लिखना शुरू किया, क्योंकि दो डेंसिटी आने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इंटू G, है ना, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G। W क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, हो गया टोटल मास, इंटू G। थोड़ा मारपीट करो तो मिलेगा VI बाई V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर कोई बॉडी किसी एक सॉलिड बॉडी किसी एक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ऑब्वियसली VI जो है V से ज्यादा होता है, सॉरी V से कम होता है, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब रो एस हैज टू बी लेस देन रो एल। तो फ्लोट करने की कंडीशन क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मस्ट बी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो कंक्लूजन मिला उसको देखेंगे। इफ रो एस इज लेस देन रो एल, body floats being partially immersed, or if rho s is equal to rho l, ये हाल में क्या होगा? अब ये फ्लोट करेगा, लेकिन फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए कंडीशन? हम देखें रो एस बाई रो एल शुड बी वी एस बाई वी, वी आई बाई वी, मतलब वी आई और वी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है, मतलब ऐसा फ्लोट करेगा कि इट इज कंप्लीटली मस्ट। तो आप कहोगे बॉडी फ्लोट्स बीइंग कंप्लीटली मस्ट, मतलब इस केस में अगर ये है कंटेनर ऑफ लिक्विड और इसमें सॉलिड फ्लोट कर रहा है, रो एस इज इक्वल टू रो एल, तो ये हाल कुछ ऐसा रहेगा, ये हाल कुछ ऐसा रहेगा। ये फ्लोट कर रहा है बीइंग कंप्लीटली मस्ट, पूरा डूबा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, ये पूरा डूबते हुए फ्लोट कर रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके ऊपर बुआंट फोर्स जितना आ रहा है वो वेट उतना ही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड यहाँ पर ले आएंगे तो सपोज ये जो सॉलिड है इसको थोड़ा सा पुश करके नीचे ले आए, यहाँ पर लाके छोड़ दिए, यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन यू विल सी कि ये जो सॉलिड है यहाँ इस पोजीशन में, यहाँ पर भी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पहले जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था पानी के अंदर, अभी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, सेम वॉल्यूम इज बीइंग ऑक्यूपाइड। तो आप कहोगे ऐसा केस में कि बुआंट फोर्स में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, वेट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब ये जहां पे छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा। तो when rho s is equal to rho l, the solid will float anywhere inside, वहीं पे लटका रहेगा, not necessarily at the surface। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। और अगर बात कुछ ऐसा हुआ कि रो एस इज मोर देन रो एल,
द बॉडी सिंक्स, ये सिंक कर जाएगा, ये फ्लोट नहीं करेगा, ये सिंक कर जाएगा क्योंकि वेट विल बी मोर देन द बुआंट फोर्स, ये सिंक कर जाएगा। सो यू सी द थ्री कंडीशंस। ठीक है, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, बुआंट फोर्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉडी। सिंक कर गया है, वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द बुआंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एज ए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं बताऊं कि जब भी किसी एक सॉलिड को किसी एक फ्लूइड में पार्शियली इमर्स करते हैं, उसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्सेस आते हैं ड्यू टू दी लिक्विड, उनका रिजल्टेंट को बुआंट फोर्स कहते हैं। बाय मैग्नीट्यूड बुआंट फोर्स इज इक्वल टू weight of the liquid displaced. It is also given by rho L Vg. Rho L is density of liquid, V is the volume of the solid immersed or the volume of liquid displaced into G. समझ में आया? थोड़ा बेहतर समझाने के लिए मैं आपको ऐसा कोई एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ये वॉल्यूम मेजर करने वाली कोई एक फ्लास्क है। यहाँ पर लिखा है कि ये मान लो कि 1 ग्राम पर ये से 10 सीसी, यहाँ पर लिखा है 20 सीसी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, 30 सीसी, 40 सीसी ऐसे करके लिखा है। ठीक है, और पता चला ये 30 सीसी है, और सपोज इट इज वाटर। वाटर का डेंसिटी तो आप जानते होंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। अब मैं यहाँ पर कोई एक कंटेनर में मैं दिखाता हूँ कि सपोज लिक्विड वाज अप टू दिस लेवल। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, ये लिक्विड यहाँ तक था, सॉरी ये लिक्विड यहाँ तक था, 20 सीसी तक लिक्विड था। मैंने क्या किया, इसको रिपीट किया तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं इसके अंदर कोई एक सॉलिड को लाके डुबाया, सपोज नाउ आई इंसर्ट ए सॉलिड इनटू दिस मीडियम, सस्पेंड कर देता हूं, इस सॉलिड इसके अंदर आ गया। जैसे सॉलिड इसके अंदर आ गया तो लेवल ऑफ लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। चलो मानते हैं कि लेवल ऑफ लिक्विड अब यहां से चढ़ के यहां तक आ चुका है, अब लिक्विड का लेवल यहां तक हो गया। कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द buoyant force on the solid, what is the buoyant force on the solid? अब ये सॉलिड कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है भैया, ये सॉलिड कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। कितना लिक्विड? ये अंदर घुसा तो लिक्विड ऊपर तक चढ़ गया, मतलब दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हिच इज डिस्प्लेस्ड। ये कितने के? 10 सीसी का, 10 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? ये जैसे अंदर गया पानी आ गया ऊपर, तो कितना आ गया? 10 सीसी। तो क्या कहोगे व्हाट इज द बुआयंट फोर्स? यू से इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया? पहले तो 20 सीसी तक था मार्क, अब 30 सीसी हो गया, 10 सीसी गया है, और वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी, तो ये 10 ग्राम हो गया। दिस 10 ग्राम फोर्स, तो बुआयंट फोर्स इज 10 ग्राम फोर्स। Is it understood now? Yes, sir. Yes, yes. ठीक। Let's see some questions related to pressure and Archimedes principle, दोनों को लेके देखेंगे। जो कुछ इंपोर्टेंट जहाँ पर कंसेप्चुअल चीजें हैं वही करवाएंगे, बाकी तो आप करते ही रहते हो। अगर किसी एक लिक्विड कंटेनर में कुछ लिक्विड है और आप उसको एक्सीलरेशन ए में मूव करवाए, जैसे आप इसको एक्सीलरेशन ए में मूव करवाए तो आप देखोगे इसका अंदर जो लिक्विड है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्स इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बन गया ऐसा शेप का लिक्विड, सपोज ये एंगल है थीटा,
when this container is moved with an acceleration a, it is the surface, free surface of liquid is getting inclined by an angle theta. What is theta? Find tan theta और find theta. क्वेश्चन को डिटेल्स में क्यों लिखेंगे ये समझ में आ रहा है. ये अरेंजमेंट में दिस बीकर इज बीइंग पुल्ड. ठीक है, ये बीकर को हमने पुल किया और पता चला कि ये लिक्विड ऐसा हो गया. सोचने की ढेर सारे तरीके. लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल, वाटर पार्टिकल समवेयर हियर. ये हो गया इंक्लाइन प्लेन. यहाँ पर कोई एक वाटर पार्टिकल को सोचो, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा है ma, एक वेट आ रहा है mg, और ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है. मतलब आप अगर कहोगे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यू नो इज 90 माइनस थीटा. तो ये वाटर पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में है, मतलब ma का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जितना होगा mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में उतना होगा. तो आप सॉल्यूशन में कहोगे कि ma cos थीटा must be equal to mg sin थीटा. यहाँ से मिला tan थीटा is equal to a by g और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ a by g. ये आपको याद रखना है. तो कितना टेढ़ा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a by g. जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ जिसमें आपको बॉन्ड फोर्स की और प्रेशर की कंसेप्ट भी क्लियर होगा. ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ, लेट मी शो यू हियर. ये तो था पहला मेथड. सॉरी, हम लोग इक्विलिब्रियम एनालिसिस से कर लिए. वो जो लिक्विड पार्टिकल है उसका इक्विलिब्रियम को देखते हुए कर लिए. थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं. अब देखो ये जो लिक्विड है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ये लिक्विड कुछ ऐसा है. ओनली लिक्विड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया ऐसा. और ये जो लिक्विड है यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई कंसिडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. आई कंसिडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऐसे. ये लिक्विड भी इसके अंदर है. चलो मानते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है. अब यहाँ पर का जो लिक्विड है इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं. If I go for free body diagram of this cylindrical volume of liquid, देखो क्या होगा. अब क्या है कि ये जो लिक्विड है इसके ऊपर इधर से एक फोर्स आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर. इधर से भी एक फोर्स आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर, यहाँ का प्रेशर के चलते. लेकिन ये दोनों जगह तो हाइट ऑफ लिक्विड इज नॉट द सेम. यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड इज समथिंग h1 और यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड इज समथिंग h2. मैं इसको समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर पाऊंगा. एक तो हम लोग कर चुके हैं tan थीटा इज a by g. अब मान लेते हैं कि ये हाइट है h1, सॉरी ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2. हम जानते हैं कि द प्रेशर इज rho gh. h इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न. यहाँ से वर्टिकल हाइट h1 है. लिक्विड का डेंसिटी को रो मान लो, कुछ तो दिया नहीं है, वी अस्यूम लिक्विड का डेंसिटी है रो. तो सेकेंड मेथड में हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या फोर्स आ रहा है, इधर का प्रेशर इनटू ये एरिया को मान लो A है. सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लिए हैं, ये एरिया A है. तो कितना फोर्स इधर से आ रहा है, देखो ये फोर्स ऐसे आ रहा है, ये फोर्स ऐसे आ रहा है. और क्योंकि मैं इसको इधर मूव करवा रहा हूँ इसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी तो आ रहा होगा. इस फोर्स को कहेंगे F1, इस फोर्स को कहेंगे F2. इधर से F2 है, इधर से F1. इधर H1 लिखा हूं, थोड़ा सा नाम बदल देता हूं. ये F2 है, ये F1 है. इधर से फोर्स आ रहा है F1, इधर से F2 और स्यूडो फोर्स. इक्विलिब्रियम में आप क्या कहोगे, F1 प्लस ma इज इक्वल टू F2. F1 प्लस ma इज इक्वल टू F2. F1 क्या था भैया, F1 इज अ फोर्स हियर. व्हाट इज दैट, rho gh1 into area. rho gh1 into area. ma क्या है, ma तो हो गया pseudo force on the solid, on the liquid in the imaginary cylinder. m कितना है, mass of the liquid inside. mass कितना है, it is length into area हो गया वॉल्यूम. मैं लेंथ को L माना हूं यहाँ पर, देख लो L को लेंथ नहीं हो तो वॉल्यूम हो गया L into A into डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया मास.
इंटू ए हो गया स्यूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू F2। F2 कितना है, यहाँ का प्रेशर कितना है, रो जी H2, और एरिया तो ए है, तो फोर्स हो गया ये। समझ में आया? अभी थोड़ा ये जो रो वाले टर्म है उसको कैंसिल करते हैं, रो ए को काटो इधर, रो ए गए गए, क्या मिल गया GH1 प्लस LA इज इक्वल टू GH2। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखना चाहता हूं कि आई वांट टू राइट LA इज इक्वल टू G इंटू H2 माइनस H1। व्हाट इज A by G? A by G is H2 minus H1 by L। अब देखो तो फिगर में H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1 हो गया ये लेंथ, ये H1 है, ये पूरा H2 है, तो H2 माइनस H1 हो गया ये लेंथ, और ये लेंथ तो L है, तो H2 माइनस H1 by L क्या दे देगा आपको, tan थीटा देगा ना, सो दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू A by G। H2 माइनस H1 by L, ये पूरा हाइट था H2, ये पूरा हाइट था H1, ये छोटा सा हाइट बन गया H2 माइनस H1, और ये लेंथ है L, तो H2 माइनस H1 by L विल गिव यू tan थीटा, जो हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोजिंग I say here is a डैम, और यहां पर क्या है कि एक आधा सिलिंड्रिकल, हेमी सिलिंड्रिकल आप कह सकते हो, हेमी सिलिंड्रिकल कोई भाल्व लगा है ना, हेमी सिलिंड्रिकल कोई एक भाल्व लगा है, और पता चला कि ये भाल्व को हम पकड़ कर रखें, ये भाल्व ऐसे लगा है, मैं बस बताने के लिए थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूं यहाँ पे, और चलो मानते हैं कि ये डैम में पानी रखा हुआ है, हियर इज वाटर, चलो मानते हैं कि ये डैम में पानी है। अब ये डैम में क्या हुआ, जैसे पानी यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्लोज है, सोचो समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अभी ये पानी रखा हुआ है, तो पानी जो है ये भाल्व के ऊपर फोर्स देगा, प्रेशर तो हर जगह बराबर नहीं देगा, अलग अलग देगा। क्वेश्चन ये है, इस प्रेशर के चलते, फ्लूइड प्रेशर के चलते ये जो भाल्व है ये घूम सकता है, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। तो ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज। मान लो कि पहले आप सोचो कि ये हेमी सिलिंड्रिकल नहीं है, कोई एक फ्लैट प्लेट है, कोई एक फ्लैट प्लेट है, तो नीचे भी फोर्स आएगा, जैसे ही कोई फ्लैट प्लेट हुआ, इधर से घूम सकता है, इधर भी फोर्स आएगा, इधर भी फोर्स आएगा, इधर का फोर्स ज्यादा होगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये घुमा नहीं पाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा नीचे से, जैसे अगर फ्लैट प्लेट होता ये ऐसे खुल जाता। अब क्वेश्चन ये है कि ये हेमी सिलिंड्रिकल बना देने से क्या फायदा, ये कैसे घूमेगा, हाउ इट इज गोइंग टू रोटेट, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सोचो कि जब ये इसको हम पानी में डुबाए तो हर जगह पानी इसके ऊपर फोर्स ऐसे देगा, एंड ईच ऑफ दिस फोर्स इज नाउ पासिंग थ्रू द सेंटर और द हिंज, नन ऑफ दिस फोर्सेस विल प्रोड्यूस एनी टॉर्क और मोमेंट। तो होगा क्या, ये नहीं घूमेगा, द valve will remain as it is, it will not rotate because the forces are passing through the center, so no torque will be produced। ये फोर्स इसको इस एक्सिस में नहीं घुमा सकता, the valve will not rotate। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर लेना चीजों, क्या मैं समझा पा रहा हूं ये चीज की नहीं? यस सर, यस, बढ़िया। नेक्स्ट, सपोज हम कहेंगे ए टैंक हैज
square base of side length L, square base of side length L, ठीक है। तो पूछा है कि a tank has square base of side length L, ठीक है। Find to what height a or any liquid must be poured into it such that the force on base due to liquid, or ऐसे कहेंगे, such that the liquid exerts equal force on base and each side wall. बेस पे जितना फोर्स लगाएगा साइड वॉल पे उतना फोर्स लगाएगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हो। कोई एक कंटेनर है, बेस इसका स्क्वायर है, साइड लेंथ एल है, बोला कि कितनी हाइट तक हम इसमें लिक्विड भर देंगे। कोई भी लिक्विड, आप कोई भी लिक्विड भर सकते हो। कितनी हाइट तक भर देंगे कि ये जो लिक्विड यहाँ पे आएगा, ये साइड वॉल पे जितना फोर्स देगा, यहाँ पे भी उतने ही फोर्स देगा। पहले देखते हैं कि सपोज लिक्विड को हम भरते हैं टू ए हाइट h, क्या कहता है, फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन बेस। वॉल में क्या फोर्स देगा, ये तो प्रेशर अलग अलग है, तो क्या कहेंगे, मीन प्रेशर इनटू एरिया। प्रीवियस क्लास हम लोग देखे ये सब चीजें। मीन प्रेशर इनटू एरिया, मीन प्रेशर मतलब यहाँ का प्रेशर 0 है। अच्छा, 0 कैसे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नहीं पूछा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, मीन प्रेशर 0 है, नीचे हो गया रो जी एच, मीन प्रेशर हो गया बाई 2 इंटू एरिया। ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, ये स्क्वायर बेस है ना, तो साइड लेंथ एल है और ये आप लिक्विड भरे और टू ए हाइट एच, नहीं तो आप कहोगे ये जो एरिया है वो एरिया कितना है, एच इंटू एल, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन दी बेस। बेस में क्या फोर्स आ रहा है, बेस में फोर्स आ रहा है प्रेशर एट द बेस इंटू बेस एरिया। प्रेशर एट द बेस क्या है, रो जी एच, और बेस का एरिया एल स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? रो चाहे कुछ भी हो, कोई भी लिक्विड हो, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा देखें तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, इज इट कमिंग एच इज इक्वल टू 12, यस, एच इज इक्वल टू 12 आया, क्योंकि रो जी एच तो दोनों तरफ से गया, और एच एल बाई 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू 12। सो 12 हाइट तक अगर लिक्विड भर देंगे तो ये वॉल पे जितना फोर्स देगा बेस पे उतने ही फोर्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड थोड़ा एन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, इज फ्लोटिंग इन वाटर। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आइस और वाटर का रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, आप इसको याद रख लेना, ठीक रहेगा। आपको याद रहे कि जो डेंसिटी ऑफ आइस होता है इट इज 0.9 ग्राम पर सीसी होता है, और केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो
इट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 1 ग्राम पर सीसी, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर कोई आइस ब्लॉक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ये कोई आइस ब्लॉक है लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो इट इज फ्लोटिंग बीइंग पार्शियली इमर्स्ड, तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड। वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आइस है और ये वाटर है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 0.9 by 1, so it is 9 by 10। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, आइस और वाटर को लेकर ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जब भी कोई आइस ब्लॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है, 90% वॉल्यूम नीचे रहेगा, 10% वॉल्यूम विल बी above the level of water। So an ice block floats in water with only 10% volume outside the water, 90% अंदर डूबा हुआ रहता है, 90% डूबा हुआ रहता है, ओनली 10% बाहर रहता है। ये काफी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करता है, ये चीज याद रखना। अब लेते हैं क्लास आगे। एन आइस क्यूब of side length 1 meter is floating in water। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहला एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। ये केस स्टडी ले लिए, क्वेश्चन देखेंगे। आपको डाटा मालूम है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हाइट ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ice block above water level। एक एक करके करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही सब आते रहता है। पानी में आइस फ्लोट कर रहा है, आइस क्यूब का डायमेंशन दिया हुआ है, ऐसा दिया है, क्यूब है, पूछा ये हाइट कितना है बताओ। व्हाट इज दिस हाइट above the level of water in the container? What the height of ice above the level of water in the container? Okay? आप जानते हो कि 10% वॉल्यूम ऊपर है, 90% नीचे है, और ये क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये 10% होगा, ये 90% होगा। 1 मीटर था तो ऊपर को 10% रहेगा, 1 मीटर का 10% होता है 10 सेंटीमीटर। सो आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। फिर पूछा है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड on the top. How much force is required to be applied on the top such that ice just immerses
इमर्स कर जाएगा। ये कंटेनर था और इसमें आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। ऐसे पूछा है कितना फोर्स लगा देंगे हम आइस क्यूब पर, कितना फोर्स लगा देंगे कि जस्ट इमर्स हो जाए, मतलब इसको इसे डुबा के रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है। We are running in the same case where the volume of ice cube was 1 meter cube. 1 meter cube से कितना वॉल्यूम बाहर था? It was 10% of that. That is 0.1 meter cube. मतलब जो वॉल्यूम बाहर था यहाँ पे, वो वॉल्यूम कितना था? It was 0.1 meter cube. It is 10% of the entire volume. 90% तो अंदर था। तो आप कोई फोर्स लगा के इसको डुबाओगे और इसे पकड़ के रखना चाहते हो। आइस ब्लॉक का जो वेट था वही है, लेकिन यहाँ पर बुआंट फोर्स में कुछ बदलाव आ गया है। पहले कुछ बुआंट फोर्स था, लेकिन अभी बुआंट फोर्स बढ़ के B प्लस डेल्टा B हो गया है। पहले बुआंट फोर्स कुछ था, अब ये एक्स्ट्रा डूबा है तो एक्स्ट्रा लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो बुआंट फोर्स भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। पहले इसका जो वेट था वो बुआंट फोर्स से कैंसल हो रहा था, अब बुआंट फोर्स बढ़ गया है और वेट तो वही है, सपोर्ट करने के लिए तुम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स दियो। सो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड? यू विल से द फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा बुआंट फोर्स। एक्स्ट्रा बुआंट फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। क्या बात समझ में आया? एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम में 0.1 मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 kg पर मीटर क्यूब, 0.1 मीटर क्यूब इंटू जी हो गया 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10,000। कितना हुआ ये? 10 हो गया 1, इट इज 1000 न्यूटन। दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इमर्स इट। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। यस। सी में देखिए, व्हाट इज वर्क डन इन जस्ट इमर्सिंग द ब्लॉक। ब्लॉक को जस्ट डुबोने में क्या वर्क करना पड़ेगा? देखो, ये था हमारा लिक्विड कंटेनर, ये था हमारा आइस ब्लॉक, इसको डुबाना है। जब इसको हम पुश करते हैं नीचे की तरफ, अगेंस्ट द बुआंट फोर्स हमें इसको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम पुश करेंगे बुआंट फोर्स बढ़ने लगेगा। जब मैं इसको x डुबाया, कुछ x लेंथ डुबाया एक्स्ट्रा, ये हो गया x और dx, और x डुबाया तो एक्स्ट्रा बुआंट फोर्स क्या हुआ? इट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो डूबा है। एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइड ये क्यूब था, साइड लेंथ 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स। अगर वॉल्यूम हो गया 1 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज 1 मीटर क्यूब, एक्स मीटर क्यूब, एक्स मीटर डुबाया, तो एक्स्ट्रा बुआंट फोर्स क्या आएगा? दैट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सो द फोर्स रिक्वायर्ड, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड to push by x distance नीचे की तरफ पुश करने के लिए। and you clearly see the force is a linearly varying with the displacement, linearly vary कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ऐसे केस में वर्क निकालने का तरीका क्या हुआ? हम कहेंगे वर्क डन इन जस्ट इमर्सिंग, वर्क डन इन जस्ट इमर्सिंग is equal to, हम पढ़े थे, whenever force is linearly varying with the displacement, to calculate the work we have to go for the mean force into displacement। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोग देखे। तो मीन फोर्स मतलब जब वो पहले यहाँ पे था क्या फोर्स देना पड़ता था? 0। जब मैं उसको डुबाऊंगा, कितना डुबाऊंगा? हम जानते हैं कि इसको 0.1 मीटर डुबाना है, तो फोर्स क्या आएगा? x की जगह 0.1 डालो, 0.1 ρl इंटू जी, ये हो गया फोर्स, बाई 2 हो गया मीन फोर्स। कितना डुबाया?
via 0.1 meter, डालो 0.1, so this is the water. रोयल क्या था 1000, G हो गया, G into 0.1 हो गया 1000, 1000 में 2 is 500, 500 into 0.1 is equal to 50 joules. 50 joules of work is done in pushing it below the level of liquid. क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है? यस सर, यस सर।